हेलो और लॉजिकल चैनल के सभी सुनने वालों का इस नए डीप डाइव में स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम अपने ईएसआई एक्ट यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की सीरीज का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। और पिछले 3 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अगर किसी ने मिस किया है तो बाद में उन्हें जरूर सुन लें। हाँ, मतलब सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, आज का ये जो विस्तृत विश्लेषण है ना, ये खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो यूपीएससी, एएलसी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर अपने कॉलेज के लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये आखिरी के सेक्शंस बहुत ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। एग्जैक्टली पर कानून को पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, राइट? तो आज हम इसको एक अलग एंगल से देखेंगे। आज हम ईएसआई एक्ट के आखिरी 3 चैप्टर्स को एक वीडियो गेम या किसी एक्शन मूवी के 3 बॉस लेवल्स की तरह समझेंगे। ओह वाओ, बॉसेस लेवल्स, ये अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना? तो हमारा लेवल 1 है द अरीना ऑफ जस्टिस, जहां एडजुडिकेशन होता है। फिर आता है लेवल 2, द प्राइस ऑफ डिफायंस, यानी पेनाल्टीज का डार्क चैप्टर। और आखिर में लेवल 3, द मशीनरीज ऑफ स्टेट, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत दिखती है। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं और एक एक करके ईएसआई एक्ट के सेक्शन 74 से 100 तक के इस मजेदार सफर पर चलते हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। लेवल 1 से शुरू करें, द अरीना ऑफ जस्टिस। हाँ, लेट्स गो। तो सेक्शन 74 से शुरुआत होती है। कोर्ट सेटिंग अप की बात है इसमें। जब भी ईएसआई में कोई झगड़ा होता है तो कानून कहता है कि नॉर्मल सिविल कोड नहीं जाना है, बल्कि एक स्पेशल कोड बनेगा जिसे ईआई कोड यानी एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड कहते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कोर्ट का जज कोई आम इंसान नहीं बन सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं? या तो वो कोई जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, या फिर एक ऐसा लीगल प्रैक्टिशनर जिसके पास कम से कम 5 साल का स्टैंडिंग एक्सपीरियंस हो। क्योंकि देखिए, लेबर लॉज एंड ईएसआई डिस्प्यूट्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। राइट, मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वाले जज शायद इसकी टेक्निकलिटीज ना पकड़ पाएं। बिल्कुल सही समझे। लेकिन इस कोर्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सेक्शन 75 में एक ऐसी चीज है जिसे मैं द टोल बूथ कहता हूं। एक किस्म का टोल टैक्स है यहाँ पर। द 50% रूल। हाँ, अगर किसी एम्प्लॉयर को ईएसआईसी के खिलाफ केस करना है तो कानून कहता है कि क्लेम्ड अमाउंट का 50% पहले कोर्ट में जमा करो। मतलब अगर 50 लाख का केस है तो 25 लाख तुरंत डिपॉजिट करो। ये थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं है? सतह पर देखने से जरूर हार्श लगता है, पर इसका एक बहुत सॉलिड लॉजिक है। ये रूल फ्रिवलिस यानी फर्जी केसेस को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग बस टाइम पास के लिए केस ना ठोक दें। एग्जैक्टली। अगर ये 50% जमा करने की शर्त ना हो तो ईएसआईसी का टाइम और पैसा वेस्ट होगा। बड़ी कंपनीज पेमेंट डिले करने के लिए हर नोटिस पर स्टे ऑर्डर मांगने लगेंगी। लेकिन द रेस अगेंस्ट टाइम, सेक्शन 76 बेसिकली ये बताता है कि केस फाइल कहां होगा। सिंपल है, उसी लोकल जुरिस्डिक्शन में जहां एम्प्लॉय काम कर रहा था। लेकिन सेक्शन 77 बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वो टाइम लिमिट तय करता है। हाँ, 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड। मतलब इसको ऐसे समझिए दोस्तों, मान लीजिए पुणे में चोट लगी किसी वर्कर को और वो 4 साल बाद मुंबई में केस फाइल कर रहा, तो केस सीधा डिसमिस, गेम ओवर। बिल्कुल। 3 साल बाद एविडेंस धुंधले हो जाते हैं, तो टाइम लिमिट जरूरी है। अब जब केस कोर्ट में आ गया है तो कोर्ट के पास टूल्स क्या हैं? सेक्शन 78 और 79 इसी कोर्ट टूल बेल्ट की बात करते हैं। तो ईआई कोर्ट के पास क्या पावर्स होती हैं? सेक्शन 78 के तहत ईआई कोर्ट के पास एक सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं, जैसे समन्स भेजना, एविडेंस रिकॉर्ड करना या डॉक्यूमेंट्स मंगवाना। और ये सीआरपीसी सेक्शन 195 के आधार पर काम करता है। लेकिन सेक्शन 79 सबसे वर्कर फ्रेंडली है। वो कैसे? क्योंकि वहां अपीयर होने के लिए सिर्फ महंगे लॉयर की जरूरत नहीं है। कोई लीगल प्रैक्टिशनर के अलावा ट्रेड यूनियन का ऑफिसर भी वर्कर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओह वाओ, ये तो सच में बहुत हेल्पफुल है ग्राउंड लेवल पर। अब जल्दी से अपील पाथवे देख लेते हैं। सीक्वेंस मेंटेन करते हुए सेक्शन 80 अब ओमिट हो चुका है तो उसे स्किप करते हैं। सेक्शन 81 में हाईकोर्ट से रेफरेंस लिया जा सकता है, पर असल ट्विस्ट सेक्शन 82 में है। हाँ, सेक्शन 82 अपील की बात करता है। अगर आप ईआई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, राइट? सही पकड़ा। अपील सिर्फ तभी होगी जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। आप प्योरली फैक्ट्स पर लड़ने हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी सिर्फ तब जब कानून की इंटरप्रिटेशन का कोई बड़ा सवाल उठे। और टाइम लिमिट भी है इसमें? बिल्कुल, सिर्फ 60 दिनों के अंदर, 60 डेज। एग्जाम के लिए ये कीवर्ड बहुत जरूरी है। और सेक्शन 83 कहता है कि अगर अपील पेंडिंग है तो पेमेंट रोकी जा सकती है। राइट। तो ये था हमारा लेवल 1 क्लियर, इंसाफ का मैदान। अब थोड़ा डार्क साइड में एंटर करते हैं। लेवल 2, द प्राइस ऑफ डिफायंस, सेक्शन 84 से 86A तक। ये ईएसआई एक्ट का सबसे सख्त हिस्सा है। हाँ, सेक्शन 84 एम्प्लॉइज फ्रॉड की बात करता है। अगर कोई एम्प्लॉय कैश बेनिफिट्स लेने के लिए फर्जी या फेक मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो क्या होगा? 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉय का फ्रॉड तो छोटा होता है।
असल मुद्दा तो तब आता है जब एम्प्लॉयर फ्रॉड करे। वही तो मैं ये पूछने वाला था। लेकिन अगर एम्प्लॉयर गड़बड़ी करे तो? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सेक्शन 85 में 2 सिनेरियोज हैं। पहला, जिसे हम द अल्टीमेट सिन या सबसे बड़ा गुनाह कह सकते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से उसका शेयर काट लिया पर ईएसआईसी को जमा नहीं किया। बाप रे, ये तो सीधी सीधी चोरी है। कानून भी इसे चोरी ही मानता है। इसकी सजा मिनिमम 1 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन है। वेट, सच में मिनिमम 1 साल? हाँ, मिनिमम, यानी जज भी इससे कम सजा नहीं दे सकता। और दूसरा सिनारियो है जनरल डिफॉल्ट का, जिसमें मिनिमम 6 महीने की जेल और 5,000 का फाइन होता है। कमाल है। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर दोबारा यही गलती करे तो? द रिपीट ऑफेंडर्स। उसके लिए सेक्शन 85A लाया गया है। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो सजा भयानक हो जाती है, अप टू 5 इयर्स की जेल, जिसमें मिनिमम 2 इयर्स तो काटने ही पड़ेंगे और 25,000 रुपए फाइन। ओ भाई, सीधा 5 साल। और सेक्शन 85B भी तो है, पिनल डैमेजेस, जिसमें ईएसआईसी फाइनेंशियली तोड़ देती है डिफॉल्टर को। एग्जैक्टली। ईएसआईसी 100% तक की पेनल्टी लगा सकती है, अरियर्स के ऊपर पेनल्टी। हालांकि BIFR रजिस्टर्ड सिक कंपनीज के लिए इसमें थोड़ी एक्सेप्शन छोड़ दी गई है, पर अदरवाइज रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मेरी एक क्वेरी है, क्या होगा अगर एम्प्लॉयर कोर्ट की बात ही ना माने? ऑर्डर निकल गया पर वो इग्नोर कर रहा है। तो सेक्शन 85C अपना काम करता है। हर दिन के डिफॉल्ट पर 1,000 रुपए का फाइन लगता है। ईएसआईसी सिर्फ जेल नहीं भेजती, रोजाना फाइन लगाकर फाइनेंशियली ब्लीड करती है। रोज का 1,000 रुपया? ये तो मीटर चालू होने वाली बात हो गई। और इसकी प्रोसिक्यूशन शुरू कैसे होती है? सेक्शन 86? हाँ, सेक्शन 86 कहता है कि प्रोसिक्यूशन तभी शुरू होगी जब इंश्योरेंस कमिश्नर सैंक्शन दे और केस सीधा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या JMFC के पास चलेगा, छोटे कोर्ट्स में नहीं। समझ गया। अब आते हैं सेक्शन 86A पर, द कॉर्पोरेट वेल। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा आम है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है, मुझे नहीं पता था, ये तो HR की गलती है। वो अपने HR एग्जीक्यूटिव के पीछे छुपने की कोशिश करता है। पर सेक्शन 86A उस वेल को, उस पर्दे को चीर देता है। जब तक MD प्रूव ना कर दे कि उसने ड्यू डिलिजेंस की थी, तब तक कंपनी के साथ साथ MD और डायरेक्टर्स भी पर्सनली लायबल होंगे। यानी जेल टाइम MD को फेस करना पड़ेगा। आई डेंट नो, यहाँ डिफेंस नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑसम। तो इसी के साथ लेवल 2 खत्म। अब हम अपने आखिरी लेवल की तरफ बढ़ते हैं, लेवल 3, द मशीनरीज ऑफ स्टेट, सेक्शन 87 से 100 तक। यहाँ सरकार के पास क्या पावर्स हैं वो देखते हैं। शुरुआत द एग्जेम्पशन डोर से होती है, सेक्शन 87, 88 और 89। हाँ, सेक्शन 87 सरकार को पावर देता है कि वो फैक्ट्रीज को ESI से बाहर यानी एग्जेम्प्ट रख सके, मैक्सिमम 1 साल के लिए, जो रिन्यूएबल होता है। पर शर्त यह है कि एम्प्लॉय को ESI से बेहतर बेनिफिट्स मिल रहे हों। और सेक्शन 88 पर्सन्स या क्लासेस को एग्जेम्प्ट करता है। पर एक इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पर, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन तो दे सकती है, लेकिन सेक्शन 89 के तहत ESIC को पहले अपना पक्ष रखने यानी रिप्रेजेंटेशन का पूरा मौका देना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है, ताकि सरकार यूनिलैटरली कोई फैसला ना ले ले। सही है। अब सेक्शन 90 से 91C तक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्वीक्स हैं। इसको एक रैपिड फायर इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेट में कवर करते हैं। रेडी? अरे बिल्कुल, फायर अवे। ओके। सेक्शन 90 गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फैक्ट्रीज को एग्जेम्पशन देता है। 91 भी एग्जेम्पशन से जुड़ा है, पर 91A सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, क्योंकि 91A कहता है कि नोटिफिकेशन सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होगा। 2010 अमेंडमेंट के बाद से रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। पिछली डेट से माफ नहीं कर सकते। सेक्शन 91A जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट मेडिकल बेनिफिट देती है, वहां वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाती है। सेक्शन 91B अगर बेनिफिट्स का मिसयूज हो रहा है तो बेनिफिट्स रोके जा सकते हैं। और सेक्शन 91C इररिकवरेबल लॉसेस को राइट ऑफ करने की पावर ESIC को देता है, ताकि अकाउंट्स क्लीन रहें। परफेक्ट। रैपिड फायर। अब सेक्शन 92 और 93 देखते हैं। सेक्शन 92 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और ESIC को डायरेक्शंस दे सकती है, पर 93 बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। सेक्शन 93 हाईलाइट करता है कि ESIC के सभी ऑफिसर्स IPC के सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट्स माने जाते हैं। यानी अगर इंस्पेक्शन के दौरान उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो नॉर्मल मारपीट का केस नहीं, डायरेक्ट IPC लगती है, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी एक्ट के तहत। बिल्कुल, उन्हें पूरी प्रोटेक्शन मिलती है ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। ये हुई ना बात। अब आते हैं सेक्शन 93A पर। इसे मैं द हिडन M&A डेंजर कहता हूं। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और आराम से घर ले आए। बाद में पता चला कि उस पे पिछले मालिक का 10,000 का ट्रैफिक चालान पेंडिंग है। अब वो आपको भरना पड़ेगा। सेक 93A एग्जैक्टली यही है। सही एनालॉजी है। अगर कोई बायर कंपनी A कंपनी B को खरीदती है तो बायर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाता है पुरानी ESIC ड्यूज चुकाने के लिए।
पर क्या पूरा अमाउंट भरना पड़ेगा चाहे जितना भी हो? नहीं, अक्वायर्ड एसेट्स की वैल्यू तक ही लायबिलिटी होती है, लेकिन इसीलिए ड्यू डिलिजेंस इज वाइटल। बिना चेक किए कंपनी खरीदी तो ईएसआई ड्यूज का पहाड़ टूट सकता है। राइट। और अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो? सेक्शन 94 और 94A एब्सोल्यूट प्रायोरिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो सेक्शन 94 के तहत ईएसआईसी के ड्यूज को प्रायोरिटी डेट माना जाता है। बाकी सब अनसिक्योर्ड लोन्स या वेंडर्स को भूल जाइए, सबसे पहले ईएसआईसी को पैसा मिलेगा। वर्कर का पैसा सबसे पहले आएगा। और 94A वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात करता है ताकि काम तेजी से हो सके और हर फाइल टॉप मैनेजमेंट तक ना भेजनी पड़े। मेक सेंस। अब आते हैं द ट्राइपार्टाइट रूल मेकर्स पर, सेक्शन 95, 96 और 97। एग्जाम रेडी ट्रिक बताओ इनको याद रखने की। अरे जरूर, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा। देखिए, सेक्शन 95 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जैसे वेजेस, कंट्रीब्यूशन रेट्स वगैरह। सेक्शन 96 में स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती हैं, जैसे ईआई कोर्ट का सेटअप और स्टेट मेडिकल फैसिलिटीज। लेकिन सेक्शन 97 में ईएसआईसी कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस बनाती है, जैसे कलेक्शन मेथड, फॉर्म्स, रिटर्न्स। तो ट्रिक क्या हुई? ट्रिक ये है कि गवर्नमेंट्स रूल बनाती हैं और कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस बनाती है। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जरूर आता है, तो इसको रट लो दोस्तों। बहुत बढ़िया ट्रिक है ना? तो इसी के साथ आखिरी सेक्शंस पर आते हैं, द फाइनलिटी, 98, 99, 99A और 100। 98 तो ओमिट हो चुका है। और सेक्शन 99 बताता है कि ईएसआई सिर्फ वर्कर के लिए नहीं, उसकी फैमिली के मेडिकल केयर के लिए भी है, ऑब्वियसली अगर फंड्स अलाउ करें तो। सेक्शन 99A सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफिकल्टीज रिमूव करने की पावर देता है। और आखिर में सेक्शन 100, जिसे रिपील्स एंड सेविंग्स कहते हैं, यानी ईएसआई आने पर पुराने लॉज को हटाना, पर पुराने कानूनी एक्शंस को बचाकर रखना, ताकि कोई लीगल वैक्यूम ना बने। और लीजिए, हमारा लेवल 3 भी क्लियर हो गया। सच में एक लंबा पर मजेदार सफर था। अगर मैं एक जल्दी से हाई यील्ड चेकलिस्ट रिकैप करूं यूपीएससी और ईपीएफओ एस्पिरेंट्स के लिए, प्लीज गो अहेड। तो याद रखिए, 50% डिपॉजिट रूल है सेक्शन 75 में, 3 साल लिमिट है सेक्शन 77 में, 60 डेज और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है हाईकोर्ट अपील के लिए सेक्शन 82 में, एम्प्लॉय शेयर चोरी करने पर 1 साल की मिनिमम जेल है सेक्शन 85 में, और जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी इन मर्जर्स है सेक्शन 93A में। परफेक्ट चेकलिस्ट। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और डिटेल्ड लॉ एनालिसिस के लिए लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस डीप डाइव को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो ईपीएफओ या यूपीएससी एएलसी की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।